नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर डायलॉग में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐतिहासिक काम और उसके ऊपर कांग्रेसी झूठ का। जी हां, दरअसल कल 19 सितंबर 2023 का जो दिन था वो बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण था। 19 सितंबर 2023 को यह एक ऐसी तारीख बन गई है जिस तारीख को एक वर्षों तक याद किया जाएगा। जी हां, दरअसल 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने इस देश के आधी आबादी के हित का ख्याल रखते हुए उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाया लोकसभा में, जिसका नाम दिया गया नारी शक्ति बंधन विधेयक। जी हां, दरअसल जो नारी शक्ति बंधन विधेयक मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है, इसका पौराणिक जो स्वरूप था उसको पुराने सरकारों के दौरान महिला आरक्षण विधेयक के नाम से लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब उस पुराने महिला आरक्षण विधेयक को बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम दिया है। इससे ही स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का देश के महिलाओं के प्रति जो भाव है वो कितना अच्छा और उच्च श्रेणी का है। दरअसल मोदी सरकार और खास करके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे आए हैं, जब से उनकी सरकार बनी है 2014 के बाद से, जब ही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान इस बात पे रहा है कि जितनी भी योजना हो उस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को कैसे भागीदारी की, महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए, कैसे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिया जाए। इस पर उनका बहुत दूरदर्शी सोच रहा है, जिसमें वह बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने अपने सरकार के द्वारा चलाए गए अधिक से अधिक योजनाओं में महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा इज्जत घर जो सुलभ शौचालय का सुविधा दिया गया उसको देख लीजिए, या फिर जो केंद्र सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है कोरोना कालों में उनमें देख लीजिए, बैंकों में अकाउंट खोलने के मामले को देख लीजिए, कोरोना के टाइम पे महिलाओं के खाते में पैसे देने में देख लीजिए। इन तमाम योजनाओं में और भी बहुत सारी ऐसी योजना है। मोदी सरकार के बाद किस तरह से ग्रामीण स्तर पे गांव-गांव में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, इन तमाम चीजों को अगर देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि अपने सरकार के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए, महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाए। चाहे 2019 के चुनाव में महिलाओं की संख्या को देख लीजिए लोकसभा में, इससे स्पष्ट होता है कि शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महिलाओं के प्रति विचार है वो बिल्कुल ही स्पष्ट था कि उनको महिलाओं को जोड़ना था। महिलाओं के ऊपर उन्होंने भरोसा किया, चाहे रक्षा मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पे जिस तरीके से उन्होंने गरीब वंचित क्षेत्र के महिलाओं को मौका दिया है और जिस तरीके से उनके उम्मीदों पे खरा उतरी हैं अब तक महिलाएं, चाहे भारतीय वायुसेना में महिलाओं का भागीदारी हो या आर्मी में महिलाओं का भागीदारी हो, सैनिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला हो, इन सब चीजों से अपने 10 सालों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के प्रति, देश की बेटियों के प्रति उनकी सोच, उनका विचार क्या है। और अब जिस तरीके से उन्होंने देश के आधी आबादी महिलाओं को लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक 33% आरक्षण के लिए नारी शक्ति बंधना विधेयक लाया है, नारी शक्ति बंधन विधेयक लाया है, लोकसभा और राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया है। उससे स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, और वो भरोसा ऐसे नहीं करते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक चुनौतियों को महिलाओं के हाथ में देकर, और वो बिल्कुल आश्वस्त हो चुका है कि महिला भी उनके हर एक चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल कर सकती है। चाहे रक्षा मंत्रालय का पद हो, चाहे देश के वित्त मंत्री का पद हो, कोरोना जैसे
भयंकर महामारी के दौर में भी जिस तरीके से वर्तमान महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इस देश को आर्थिक मोर्चे पे पूरे सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 बना के रखने में कामयाब हुई, जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। बड़े से बड़े वैश्विक संस्था भी इस बात की तारीफ कर रहा है कि जिस कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया के आर्थिक स्थिति को धूल में मिला दिया, ऐसी स्थिति में भी भारत एक मजबूत मोर्चे पे खड़ा है, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर जाता है तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जाता है। उसी तरीके से देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वंचित समाज, जिन समाजों को दूसरी सरकारों ने कभी मौका तक नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी बेशक इस समय एक मीरा कुमार के नाम पे हर एक राष्ट्रपति चुनाव में ढोंग करती है कि हमें मीरा कुमार को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी इतने झूठा है, इसका पोल इस बात से खुल जाता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी का सत्ता रहा, जब तक इनके हाथ में पावर था कि इनके ही द्वारा देश का राष्ट्रपति चुना जाता, ये जिनको कहती राष्ट्रपति बनाने को उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता, ऐसे समय में कभी भी इनको मीरा कुमार याद नहीं आया। जब इनके पास मौका था मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति बनाने का, तो कांग्रेस पार्टी ने जानते किसको बनाया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्यों उनको बनाया था? क्या उस समय मीरा कुमार नहीं था? क्या वो राष्ट्रपति की योग्य नहीं थी? क्यों नहीं मीरा कुमार को राष्ट्रपति बनाया कांग्रेस पार्टी ने? लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही वंचित समाज का विरोधी रहा है। एक वंचित समाज का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, सीताराम केसरी, उनके साथ कांग्रेसियों ने क्या व्यवहार किया ये पूरे देश और पूरा दुनिया देखा कि किस तरीके से उनको अर्धनग्न करके अपने कांग्रेस हेडक्वार्टर से भगाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार वो दो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च पद पे बैठाया जो गरीब वंचित समुदाय से आते हैं। प्रथम राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे वो भी शेड्यूल कास्ट से आते थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। वर्तमान की राष्ट्रपति जी माननीय महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भी एक जनजातीय समूह से आती है, उनको राष्ट्रपति बनाया। नरेंद्र मोदी जी का महिलाओं के प्रति और वंचितों के प्रति, गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति क्या संकल्प है, इन बातों से उनको समझा जा सकता है। हो सकता है कुछ राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक हित के लिए अलग अलग तरीकों का, जिसका कोई तथ्य नहीं है, तथ्य विहीन बातें आपको समझाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी मोदी सरकार ने लोकसभा में यह नारी शक्ति बंधन विधेयक पेश किया है, जिसका दूसरा अगर स्वरूप और नाम देखें तो महिला आरक्षण विधेयक भी है। इससे देश के महिलाओं को 33% के आरक्षण की संवैधानिक गारंटी मिल जाएगी और हो सकता है कि यह जो परसेंटेज है ये बढ़ सकता है। लेकिन इसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा खैरियर खैराती और दरबारी वर्ग इस बात पे आ गया कि ये जो विधेयक था ये तो कांग्रेस पार्टी का देन है, कांग्रेस पार्टी ने पहले इसको पास करवा चुका था। कहां पे पास करवाया था भाई? और जब कांग्रेस पार्टी पास करवा चुका था तो फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी का झूठ आज इस विधेयक में उसको बेनकाब कर गया। जिस तरीके से लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक वरिष्ठ नेता है, 50 सालों का उनका अनुभव है, ऐसे व्यक्ति किस निर्लजता के साथ झूठ बोल रहा था, जिनके हर एक झूठ पे माननीय मंत्री से लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने टोका और उनको याद दिलाया कि आप अति कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी कहती है कि महिला आरक्षण बिल हमारा बिल है, इसका क्रेडिट सोनिया गांधी को जाता है। ये जो महिला आरक्षण विधेयक बिल था ये सबसे पहले 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार ने लाया, जबकि उनको पता था कि वो पास नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो गठबंधन का सरकार था। और गठबंधन की सरकारों का यही एक सबसे बड़ा समस्या होता है कि गठबंधन की सरकार में कोई भी महत्वपूर्ण बिल को कोई भी सरकार पास नहीं करवा पाती है, क्योंकि अलग अलग दलों का अलग अलग मजबूरी होता है, जिसके वजह से वह सरकार को ब्लैकमेल करती है और जिसका कारण है कि सरकार कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश पे
40 सालों तक एक छत्र राज किया है, 2/3 बहुमत के साथ राज किया है। जो कांग्रेस आज कह रहा है कि यह बिल मेरा है, हमने इसको पास करवाया था, अब ये पास करवाया था, क्या करवाया था वो भी बताऊंगा। लेकिन जब 40 वर्षों तक 2/3 बहुमत के साथ आपने इस देश में राज किया, तो उस समय यह क्यों नहीं पास करवा पाए? क्यों नहीं पास करवाया? क्या कारण था? ऐसा तो था नहीं कि यह बिल कोई, यह मांग कोई नया था, बिल्कुल नहीं। महिलाओं के लिए आरक्षण का मांग ये नया नहीं है। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आजादी से पहले से उठ रही है। 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई थी। संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। फिर क्या कारण है कि आजादी के 75 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वर्तमान सरकार को विधेयक लाना पड़ रहा है, कानून संशोधन लाना पड़ रहा है? जब यह मांग 1931 से उठ रही है, तो फिर यह फैसला पहले की कांग्रेसी सरकारों ने क्यों लिया, जो आज यह क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है कि यह बिल हमारा है? जो कांग्रेसी कह रहा है कि महिलाओं के अधिकार के लिए हमने इस बिल को लाया, उस कांग्रेसी का कितना गंदा चरित्र है, महिलाओं के प्रति इसका क्या सोच रहा है, इनका विचार कैसा रहा है, वो सिर्फ एक मुद्दे से समझ सकते हैं आप कि राजीव गांधी की सरकार के दौरान जब शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक 60 साल की महिला को यह आदेश दिया था उनके पति को कि आपको इस महिला को हर्जाना गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तो राजीव गांधी की वो सरकार थी, 400 प्लस सीटों से जीती हुई राजीव गांधी की सरकार थी, जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलने के लिए संसद में विधेयक लाया था और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और शाहबानों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया था उस न्याय को खारिज कर दिया। महिलाओं के लिए कांग्रेसियों का सोच इस तरह के रहा है। वह कांग्रेसी आज कह रहा है कि यह बिल हमारा है। नेहरू ने 16 वर्षों तक एक छत्र राज किया। नेहरू के टाइम में तो कोई पार्टी भी नहीं था, सिंगल पार्टी सिस्टम था, किसी पार्टी का पहचान नहीं था राष्ट्रीय स्तर पे, नेता तो दूर की बात है जीतना उसका। एक छत्र राज था नेहरू का। कई सारे ऐसे फैसले लिए जिस पर लोगों की आम सहमति नहीं थी, तो फिर महिला आरक्षण विधेयक, आरक्षण पे फैसला क्यों नहीं लिया? उसके बाद इंदिरा गांधी जी भी लगातार कई वर्षों तक राज किया। इंदिरा गांधी जी भी नहीं, जो कि खुद एक महिला थी, वो महिला प्रधानमंत्री भी महिलाओं के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं कर पाई। उसके बाद राजीव गांधी जो आज तक के सबसे हाईएस्ट सीट जीतने में कामयाब रहा, वो राजीव गांधी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के बदले शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट से मिले हुए न्याय को पलट दिया। इनका यह महिला विरोधी चेहरा दिखाता है कांग्रेसियों का। और जब यह महिला आरक्षण विधेयक 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार विधेयक लेकर आई, तो सरकार के समर्थन देने वाली कई पार्टी इसके विरोध में खड़े हो गए और यह विधेयक पास नहीं हो पाया। उसके बाद 1998 को फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। जानते जब इस बिल को पेश किया तो इस बिल के साथ क्या हुआ? इस महिला आरक्षण विधेयक बिल को वर्तमान में इंडिया अलायंस में शामिल दल राजद, जिसका सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, उसका नेता लोकसभा सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो कि अभी वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री है, उसने इस बिल को लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में से लेकर फाड़ दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ किस हद तक ये लोग जाने को तैयार थे और गए। फिर 14 जुलाई 1998 को सरकार ने, अटल बिहारी सरकार ने लोकसभा में दोबारा इसको पेश करने की कोशिश की, लेकिन हंगामे और विरोध के कारण फिर पेश नहीं हो पाया। 11 दिसंबर 1998 को फिर से लोकसभा में कोशिश हुई पेश करने को, लेकिन फिर से एक जातिवादी क्षेत्रीय छत्र समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद ने स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गया इस बिल को फाड़ने के लिए, छीनने के लिए, जिसके विरोध को देखते हुए फिर से इस बिल को पेश नहीं किया जा सकता। फिर से 23 दिसंबर को अटल सरकार ने बिल पेश करने में कामयाब रही, हालांकि जेडीयू ने इसका विरोध कर दिया। वही जेडीयू जिसका मुखिया आजकल ललन सिंह है, जो इस बात से
परेशान थे कि नए संसद भवन में हम नहीं जाएंगे, हम उसका बायकॉट करेंगे। आज बेशर्मी के साथ उसी नए संसद भवन में बैठे हुए थे। इन लोगों के जवान का कोई वैल्यू नहीं है। अभी जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसी समय ये ललन सिंह बयान दिया था, नहीं इंडिया अलायंस नहीं था, उस समय इन विपक्षी दल का एक बैठक हो चुकी थी पटना में। उसके बाद इन ललन सिंह ने कहा था कि विपक्षी दल नए संसद भवन का बायकॉट करेगी और जब तक संसद परिसर में नहीं जाएगी जब तक अपना संसद नहीं बनवा लेता। किस मुंह से आज ललन सिंह गया था संसद भवन में? शर्म नहीं आई इनको? इसी के पार्टी ने उसका विरोध कर दिया था। फिर 2002 में अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर अटल सरकार ने 2000 में कोशिश की, सफलता नहीं मिली। फिर 2002 में भी कोशिश की, सफलता नहीं मिली। 2003 में जुलाई में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 6 मई को राज्यसभा में विधेयक पेश किया, खूब हंगामा हुआ। इस समय भी समाजवादी पार्टी और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, इन दोनों पार्टियों ने इस बिल का जमकर विरोध किया था, खूब हंगामा किया था, जिस वजह से इन दोनों पार्टियों के 7 सांसद को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन हंगामा के बाद इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में इसे पेश किया गया और 2% बहुमत से पास किया गया। लेकिन इस पास में भी इस विधेयक को बीजेपी, लेफ्ट पार्टी और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने इसका विरोध किया। उसके बाद जब इसका वोटिंग हुआ था उस समय इसके पक्ष में 186 मत पड़े थे लेकिन विरोध में 1 मत, जबकि बीएसपी, टीएमसी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, बायकॉट कर गया। यानी कि ये लोग भी इस विधेयक के खिलाफ थे और आज सब लोग कह रहे हैं कि ये विधेयक हमारा लाया हुआ है, हम इस विधेयक को लाए, ये विधेयक हमारा है। तो जब तुम्हारा विधेयक है, तुम इस तरीके का सोच रहे तो फिर उस समय क्यों नहीं सोचे जब एक छत्र राज तुम कर रहे थे इस देश पे? दरअसल महिला आरक्षण बिल, ये जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है, यह इन तमाम विपक्षी दलों के लिए गले का हड्डी बन गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनका विरोध करे या समर्थन करे, और विरोध करेगा तो किस आधार पे और समर्थन करे तो किस आधार पे। अभी 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि कितने पार्टी इनके समर्थन में और किसने इसका विरोध किया और उसका विरोध करने का कारण क्या है। फिर से एक बार इस विधेयक के माध्यम से बहुत से पार्टी और उनके बहुत सारे नेता नंगे हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी तथाकथित इंडिया अलायंस के इन दलों को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि ना इनको निगलते बनेगा और ना ही इनको उगलते बनेगा। ये पसोपेश की स्थिति में रहेंगे और 2024 तक इनकी ऐसी हालात हो जाएगा कि ये सबके सब नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक देंगे। और यही इस देश का जनता भी चाहता है, क्योंकि इनका जो झूठ है वो बेनकाब होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।